हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। आज अपन अवकलन का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। अवकलन के फर्स्ट पार्ट में अपन ने अवकलन के फॉर्मूलाज देखे थे। उम्मीद करता हूँ आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लिए होंगे। उन्हीं फार्मूला पे वैसे अच्छे क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। थोड़े से क्वेश्चन से थोड़े से लेवल के हैं, तो ध्यान से देखते रहिए मेरे साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या परिवर्तित होने में, किसी गोले की त्रिज्या परिवर्तित हो रही है, मतलब त्रिज्या या तो बढ़ रही है या घट रही है। गोला आप समझते हो, जैसे आपने एक फुटबॉल देखी होगी या फिर गोला फेंक में गोला देखा होगा, वैसा गोला है। किसी गोले की त्रिज्या परिवर्तित होने में उसके आयतन में, उसका आयतन होगा कुछ न कुछ वॉल्यूम, उसके आयतन में त्रिज्या के साथ परिवर्तन की दर क्या होगी? दर, परिवर्तन की दर। परिवर्तन हो रहा है किसमें? आयतन में त्रिज्या के साथ, मतलब आयतन निर्भर कर रहा है गोले की त्रिज्या पर। वैसे भी करता है, अपने को पता है, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी आयतन भी बढ़ेगा, या फिर त्रिज्या घटेगी तो आयतन भी घटेगा। देखिए यहाँ पर पूछा है गोले के आयतन में त्रिज्या के साथ परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन की दर। समझ रहे हो? गोले के आयतन में त्रिज्या के साथ परिवर्तन पूछा है, ये अपने को निकालना है। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है वो अपने को पता है। गोले का आयतन होता है V बराबर 4/3 पाई r क्यूब। r यहाँ पर क्या है? गोले की त्रिज्या है। देखिए, गोले का आयतन त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या की तीसरी घात के समानुपाती है। गोले का आयतन जो है वो त्रिज्या की तीसरी घात के समानुपाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे आयतन बढ़ेगा, और जैसे जैसे त्रिज्या घटेगी ये आयतन भी घटेगा। मतलब आयतन त्रिज्या पर निर्भर करता है। जब निर्भर करता है तो इसके सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर सकते हैं। तो गोले के आयतन में त्रिज्या के साथ परिवर्तन निकालना है। देखिए, v की जगह मैं v को रख देता हूँ। v की जगह मैंने रखा 4/3 पाई r क्यूब बाई dr। देखिए, ये 4/3 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो 4/3 और पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए। r चेंजेबल है, r चर राशि है, तो r क्यूब का जो dr के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो क्या होगा? 3 घात आगे आएगी, ये 3 घात आगे आई r, और 1 घात माइनस, मतलब 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा? dv/dr अपने आ गया कितना? dv/dr आ गया 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो गोले के आयतन में त्रिज्या के साथ परिवर्तन कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन है जिसमें r चेंज हो रहा है और अवकलन r के सापेक्ष ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें चेंज कुछ अन्य राशि होगी और अवकलन किसी अन्य राशि के सापेक्ष करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष अपन अवकलन करने वाले हैं। जैसे देखिएगा, किसी अन्य फलन का अन्य चर राशि के सापेक्ष, अन्य चर राशि के सापेक्ष अवकलन। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अपन अटक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अपन को सिर्फ अवकलन आता है, अवकलन कर देते हैं, चाहे किसी के सापेक्ष करना है कुछ नहीं देखते। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि अवकलन कर रहे हैं तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं क्या वो उस पर निर्भर करता है या नहीं। जैसे आपको दिया है y बराबर दिया है 4x क्यूब, आपको y बराबर 4x क्यूब दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, और आपसे पूछा है dy/dt निकालो। क्या निकालो? dy/dt। देखिए, y जो है वो x पर निर्भर करता है। y जो है वो किस पर निर्भर करता है? x पर। मतलब x के परिवर्तित होने पर y परिवर्तित होगा। क्लियर? x के परिवर्तित होने पर y परिवर्तित होगा। अगर यहाँ पर ऐसा पूछता कि dy/dx निकालो, तो x के परिवर्तन पर
y परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि y बराबर 4x³ में x प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर पूछा है dy/dt निकालो, यहां पर t तो है नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए इसके अवकलन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लेते हैं dy/dt, dy की जगह 4x³ अपॉन dt। देखिए dy/dt, y की जगह मैंने y लिख लिया है बाई dt। अब यहाँ पर x तो है नहीं, x अपने को लाना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर गुणा करते हैं x का और नीचे भाग देते हैं x का, तो गुणा और बात वही रहेगी, कट जाएगा, लेकिन अपने यहाँ पर उसका यूजेस आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर dx का गुणा भी किया और dx का भाग भी दिया, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके गुणा करने और इसके भाग देने से। क्लियर? तो मैंने ये ऐसा किया। अब देखिए ये इसका अवकलन अपन यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा d4x³ अपॉन dx और बचा क्या, इंटू dx/dt। देखिएगा 4x³ यहाँ पर dx के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर अवकलन में क्या होगा, 3 घात आगे आएगी, तो ये हो जाएगा 4x, 3 आगे आएगी और 3 - 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर घात एक माइनस हो जाएगी, ये इंटू ये क्या बचा है dx/dt। क्लियर? यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 4 और 3 12x² dx/dt। क्लियर? तो ये अपनों ने निकाल लिया इसका क्या, dy/dt। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये परिवर्तित किसी और के सापेक्ष हो रहा था और इसका अवकलन किसी और के सापेक्ष पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे करने हैं आपको हल्का सा समझ में आया होगा, और मैं क्वेश्चन करवा देता हूं 1-2 तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, कितनी तेजी से, 2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। 2 मीटर पर सेकंड की दर मतलब समय का भाग दिया हुआ है, मात्रक में भी आप देख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। माना ये कोई वृत्त है, ऐसा ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या r बराबर 5 मीटर पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। देखिए त्रिज्या जब 5 मीटर हो जाए तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी वो अपने को निकालनी है। देखिए वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, अपने को दिया है, मतलब अपने को क्या दिया है, dr/dt अपने को दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में अपने को क्या दिया हुआ है, r दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी है 5 मीटर। उसके बाद में क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखो एक बात ध्यान रखना, जहां भी परिवर्तन की दर नाम का शब्द आता है मतलब समय का भाग देकर अवकलन कर रखा है, समय के सापेक्ष अवकलन पूछा गया है। जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब क्षेत्रफल का अवकलन करना है किसके साथ, समय के साथ में। यहां से आपको पता चलेगा कि अवकलन करना है, वरना क्वेश्चन देख के तो पता ही नहीं चल रहा, इसने ये तो कहा नहीं कहीं पर कि अवकलन करना है, तो कैसे पता चलेगा। यहां पर लिखा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, परिवर्तन की दर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का अवकलन समय के साथ में। क्लियर? परिवर्तन की दर जहां भी आए वहां पर समय का भाग लग रहा होता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, dA/dt पूछा है। क्लियर? देखिए ए वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल अपने को पता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। कितना होता है, πr² होता है। देखिए यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या पर डिपेंड करता है, त्रिज्या कम ज्यादा होगी तो क्षेत्रफल कम ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो अवकलन पूछा है वो त्रिज्या के सापेक्ष नहीं पूछा है, वो समय के सापेक्ष पूछा है। तो ये कोई अन्य चर राशि है और किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष में आपको अवकलन पूछ लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखने कौन सी बात है, जो अपनों ने कॉन्सेप्ट में करी थी उसको अप्लाई करना है यहाँ पर। देखिए कैसे, देखिए a की जगह मैं a रख देता हूँ, a की जगह मैंने रख दिया πr² अपॉन dt।
देखिए यहाँ पर टी के सापेक्ष तो अवकलन हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये टी पर निर्भर कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर dr से गुणा करेंगे और नीचे dr का भाग देंगे। देखिए ऊपर dr का गुणा किया और नीचे dr का भाग दिया, तो इस dr का यूज अपन अवकलन में कर लेंगे और ये dr/dt हो गया। क्लियर। यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर बाई dr और यहाँ ये क्या बच गया, इंटू dr/dt। क्लियर। देखिए इसका जो अवकलन होगा ये 2 घात आगे आएगी, ये 2 घात आगे आएगी, पाई ऐसा कैसा r, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, घात 1 कम हो जाएगी, 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन इंटू dr/dt, 2 पाई r dr/dt। ये अपने क्या आ गया, ये अपने आ गया dA/dt आ गया। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गई। जो जो वैल्यू अपने को दी हुई है वो अपन रख लेते हैं, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए 2 पाई r कितना दिया हुआ है, r 5 मीटर दिया हुआ है, और dr/dt कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर। देखिए यहाँ पर ये 2 5 10 और 2 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये अपने क्या आ गया, dA/dt आ गया। क्लियर। तो ये वेरिएबल किसी और के साथ में है और अवकलन किसी और के साथ में करना है, तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अपने को अटका देते हैं। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आगे अलग टॉपिक का है, लेकिन होता इसी विधि से, इसी अवकलन से है। वो फॉर्मूले आपको शायद याद नहीं होंगे, हो तो अच्छा है, याद नहीं होंगे तो मैं फॉर्मूले आपको बता दूंगा अभी। तो उसके सापेक्ष अपने को अवकलन करना है, होता वो वहाँ भी अवकलन से ही, लेकिन यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा अवकलन और कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा चुंबक के बारे में नॉलेज, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और कुंडली के बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, तो वो जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तब बता दूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अपने को अवकलन सीखना है। तो देखिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान मतलब कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र 5 टेस्ला, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, B बराबर दिया है 5 टेस्ला। क्लियर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र 5 टेस्ला में एक वृत्ताकार कुंडली रखी है। वृत्ताकार कुंडली कुछ ऐसी होती है, ये कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली रखी है। इस कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है, तल जो है वो क्षेत्र के लंबवत है। ये तल होता है, ये प्लेन होता है और ये अभिलंब होता है। यहाँ पर जो कोण देखा जाता है वो अभिलंब से देखा जाता है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, जो कोण देखा जाता है वो अभिलंब से देखा जाता है। जब तल लंबवत है तो अभिलंब समानांतर होगा, यानी तल के साथ अगर इसका कोण 90 डिग्री है, तल के साथ लंबवत है मतलब 90 डिग्री है, तल के साथ कोण कितना है 90 डिग्री है, तल के साथ कोण 90 डिग्री है, तो अभिलंब के साथ कितना होगा, अभिलंब के साथ कोण 0 डिग्री होगा। तल के साथ मतलब ये कोण तल के साथ 90 डिग्री है, तो इस बोर्ड का अभिलंब इसके जस्ट ऐसे 90 डिग्री पर निकला होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। यहाँ पर अभिलंब के साथ कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए तथा इसकी त्रिज्या 2 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। देखिए की दर मतलब त्रिज्या में समय का भाग लगा होगा, क्या दिया है, dr/dt जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। क्लियर, मतलब ये पॉजिटिव है। देखिए की दर से बढ़ रही है, तो जब त्रिज्या 3 मीटर हो, त्रिज्या कितनी हो, r बराबर कितनी हो, 3 मीटर हो, तो क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF होता है, क्या होता है, कैसा होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे आता है, कैसे प्रेरित होता है, सारा कुछ अपन इसके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको इसके नाम से पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे सुन लीजिए, इसको EMF कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF
ई बराबर, और ये होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक के साथ, फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। ये जो चिन्ह है, ये ऐसा वाला चिन्ह, इसको फाई बोलते हैं, फाई, और इससे फाई से इसको यहाँ पर फ्लक्स लिखते हैं। जानता हूँ कि छोटे से चैप्टर में हाई लेवल का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना, आगे जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? फाई मतलब फ्लक्स होता है। देखिए यहाँ पर ईएमएफ निकालना है, तो आपको पता है ईएमएफ, अच्छा एक और बता दूँ, फाई बराबर एन बी ए कोस थीटा होता है। फाई बराबर क्या होता है? एन बी ए कोस थीटा। एन जो है वो कुंडली में घेरों की संख्या है, मतलब कुंडली कितनी बार लिपटी हुई है। बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है जो अपने को दिया हुआ है, और ए जो है वो कुंडली का क्षेत्रफल है। कुंडली एक वृत्त की तरह होती है, कुंडली का क्या है? ये क्षेत्रफल है। ए कुंडली का क्षेत्रफल है। देखिए ईएमएफ बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर? यहाँ पर ईएमएफ माइनस डी फाई की जगह मैं फाई रखता हूँ, फाई की जगह है एन बी ए कोस थीटा। देखिए कोस थीटा हमेशा अभिलंब से लेते हैं, तो अभिलंब के साथ में कोण इसका 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कोस थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं? 0 डिग्री। और आपको पता है कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर कोस 0 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये डी फाई बाई ये डी टी। क्लियर? देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी एन बी ए कोस थीटा की वैल्यू 0 हो गई, सॉरी 1 हो गई, कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, बाई डी टी आ गया। देखिए एन और बी जो है, एन तो अपने को दिया नहीं है तो अपन एक ही लेंगे, बी कांस्टेंट है तो मैं इनको बाहर ले लेता हूँ। ई बराबर हो जाएगा एन बी माइनस डी ए बाई डी टी। देखिए फिर वही आ गया, कुंडली का एरिया यहाँ पर देखिएगा, ई बराबर हो जाएगा माइनस एन बी, एन 1 है, बी मेरे को 5 दिया हुआ है, डी ए जो कुंडली का जो एरिया होता है, ए एरिया, वृत्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर मैं ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। देखिए एरिया आर के साथ में चेंज हो रहा है, और अवकलन पूछा है समय के सापेक्ष, तो किसी अन्य चर राशि के साथ में पूछा हुआ। अगर यहाँ पर डी आर होता तो अपन डायरेक्ट अवकलन कर देते, लेकिन यहाँ पर डी आर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? ऊपर डी आर का गुणा करेंगे और नीचे डी आर का भाग देंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने? ये 5D, ये डी आर के साथ में यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बाई डी आर, और यहाँ बच जाएगा डी आर बाई इंटू डी आर बाई डी टी। क्लियर? देखिए ये 2 आगे आएगा, इस डी आर के सापेक्ष अगर अवकलन करूँगा तो ये आएगा 5, 2 आगे आएगा, ये बच्चा पाई आर वैसा का वैसा इंटू डी आर बाई डी टी। क्लियर? देखिए सॉरी माइनस ई बराबर -5 इंटू 2 पाई, और आर अपने को कितनी दी हुई है? आर अपने को दी हुई है कितनी? 3 मीटर। आर अपने को दी हुई है 3 मीटर इंटू डी आर बाई डी टी जो अपने को दिया है वो 2 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव है क्योंकि बढ़ रहा है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? देखिए यहाँ पे ये 5, 2, 10 और ये 6 कितने हो गए? 60 हो गए। तो यहाँ पे ईएमएफ जो आएगा -60 पाई आएगा। क्लियर? यहाँ पर ईएमएफ कितना आ गया? -60 पाई आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो आप आराम से इसको समझकर कर सकते हैं। देखिए अगर आपको अवकलन नहीं आता तो आप इस चैप्टर में जाकर भी इस अवकलन पर अटक जाएंगे, तो अवकलन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया, उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अवकलन का। देखिए क्या क्वेश्चंस है वो, 1-2 क्वेश्चंस। जैसे आपको पूछा गया है जैसे आपसे पूछा गया है y बराबर 1/x आपको दिया है, 1/x आपको दे रखा है y बराबर, और आपसे पूछा है क्या? dy/dx निकालो। क्या निकालो? dy/dx। देखिए x है और x के सापेक्ष अवकलन पूछा है, तो अन्य चर राशि के सापेक्ष तो है नहीं, सिंपल वाला अवकलन है। लेकिन आप देख के घबरा जाते हो, अभी तो ऊपर आ रहे थे, x नीचे आ गया, इसका अवकलन कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना है? देखिए जब भी कोई बटे में होता है, जैसे 1/y है या 1/x है,
तो यहाँ पर x की घात 1 है। जब भी कोई ऊपर जाता है तो वो घात माइनस में हो जाती है। घात किस में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर 1/x ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x ऊपर आ गया और घात क्या हो गई? -1। अब इसका अवकलन करते हैं, देखिए कैसे होगा। dy/dx, y की जगह मैंने y की वैल्यू रखी x इनवर्स अपॉन dx। अवकलन कैसे होता है? देखो, घात आगे आती है और एक घात कम हो जाती है। घात आगे आएगी मतलब -1 आगे आया, क्लियर। x और पहले जो घात थी उसमें से एक घात कम हो गई, ये इसका अवकलन हो गया। देखिए ये कैसे हुआ, -x 1 हट गया, 1 लिख देते हैं आपको तो 1, और ये -1 और ये -1 कितना हो जाएगा? -2, यानी कि इसका जो अवकलन हुआ वो x -2 हो गया, क्लियर। इसका अवकलन क्या हो गया? x -2 और वो भी माइनस का। यानी अगर मैं dy/dx इसका लिखूं तो देखिएगा, अगर -x² है और ये फिर नीचे जाएगा तो ये माइनस की जो घात है वो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ये हो जाएगी -1/x², यानी 1/x का अवकलन क्या होता है? -1/x², क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अवकलन ऐसा ही एक छोटा सा है जहाँ पर आप घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, बस जो रूल्स है उनको फॉलो करते जाना है और करते जाना है, होते जाएंगे क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y बराबर √x, क्लियर। y बराबर क्या दिया है? √x। इसका अवकलन कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर आपसे पूछ ले कि dy/dx आपको निकालना है, तो यहाँ पर इसका अवकलन कैसे करेंगे? देखिएगा, x का रूट है और रूट का मतलब जो होता है वो घात 1/2 होता है। x की घात कितनी है? 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है उसकी घात कितनी होती है? 1/2। ये अंडर रूट का मतलब होता है। तो मैं इसकी बजाय ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं? x की घात कितनी दी हुई है? 1/2। अब तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए y की जगह मैंने y रख दिया, y की जगह रख दिया 1/2 अपॉन dx। अवकलन कैसे करते हैं? घात आगे आती है और घात में से एक कम हो जाता है। घात आगे आएगी, 1/2 आगे आया, घात में से एक माइनस हो गया, आधे में से एक गया तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा, तो ये हो गया 1/2 x। 1/2 में से एक गया तो ये कितना बच गया? 1/2, और वो भी किसका? माइनस का, क्लियर। तो फिर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/2, और ये माइनस का है तो नीचे आके इसकी घात क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्लियर। और हाफ घात का मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो ये हो गया 1/2x, और x किस में है? और रूट में है। ये इसका अवकलन हो गया, क्लियर। यहाँ पर ये क्या आ गया? dy/dx आ गया। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट एक थोड़ा सा छोटा सा मेथड है, वो मेथड अपन सीख लेते हैं, उसके बाद में अवकलन समाप्त हो जाएगा। अवकलन आप अच्छे से सीख चुके हो मेरे हिसाब से। थोड़ा सा एक चेन मेथड द्वारा अवकलन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अगर चेन आ जाए तो उसका अवकलन कैसे करते हैं वो अपन देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स, चेन मेथड द्वारा अवकलन भी अपन देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, sin x 5 + x²। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं ये कहीं कहीं आ जाते हैं, देख लेते हैं इसका अवकलन कैसे करना है। देखिए x के सापेक्ष ही पूछा है, तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये sin थीटा दिया हुआ है, sin थीटा, ये पूरा जो है ये क्या है? थीटा है। तो इस पूरे को भूल के ये sin x का अवकलन मैंने बताया था फॉर्मूले में, इस पूरे को एक ही मानना है और इसका अवकलन कर लेना है। जैसे ये दिया हुआ है sin x, तो sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका अवकलन हो जाएगा cos, और x की वैल्यू कितनी? 5 + x², क्लियर। ये इसका अवकलन हो गया। अब इसका अवकलन भी करना है, साथ में पूरी चेन चलती जाएगी। तो x5 का अवकलन कितना होगा? 5 आगे आएंगे, x और घात 1 कम हो जाएगी, प्लस x² का अवकलन कितना होगा? 2 आगे आएंगे और x और घात 1
कम हो जाएगी, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। ये ऐसे चेन मेथड द्वारा अवकलन कहते हैं, ऐसे इसका अवकलन करना है। जैसे एक और आपको बताता हूँ मैं, एक और है क्वेश्चन, एक और अवकलन है, आपको निकालना है d/dx किसका, साइन 10 e⁻x। क्लियर, इसका आपको अवकलन निकालना है। क्लियर, ये देखिएगा, तो सबसे पहले अपन साइन का अवकलन करेंगे। साइन ये पूरा x हो जाएगा, फिर 10 का करेंगे, ये पूरा x हो जाएगा, और फिर e⁻x का अपन अवकलन कर लेंगे। देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे। साइन का अवकलन जो होता है वो कोस होता है, कोस साइन x का अवकलन क्या होगा, कोस x होगा। तो कोस और x की वैल्यू अपने को ये कितनी है, 10e⁻x। क्लियर, ये साइन का अवकलन हो गया। उसके बाद 10 का जो अवकलन करेंगे वो कैसे करेंगे, 10x का अवकलन मैंने आपको बताया था, 10x का अवकलन जो होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। सेक स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है, e⁻x। क्लियर, उसके बाद में अपन e⁻x का अवकलन करेंगे, तो आपको पता है e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। तो ये चेन मेथड द्वारा अवकलन है, ये सारी चेन ऐसे चलती जाएगी। नेक्स्ट एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x³ + x² की घात 3। क्लियर, ये आपको अवकलन करना है। इसका अवकलन अपन कैसे करेंगे, देखिए अवकलन कैसे करते हैं, घात आगे आती है और एक घात कम हो जाती है। तो देखिए घात आगे आएगी 5 × 3, ये ऐसा कैसा, और एक घात कम हो जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में इसका भी अपन अवकलन करेंगे। इसका अवकलन क्या होगा, x³ का ये 3x² हो जाएगा, और 2x का x² का ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका अवकलन ऐसे हो जाएगा। तो ये एक चेन मेथड है, इसके द्वारा अवकलन ऐसे करते हैं। अगर ऐसे अवकलन आ जाते हैं तो आपको एक एक का अवकलन करना है। पहले एक का कर लो पूरा वैसा का वैसा, फिर एक का कर लो, फिर पूरा वैसा का, फिर एक का कर लो। सारी बात समझ में, मतलब एक का अवकलन करोगे तब इसको x मान लेना, इसका अवकलन करोगे ये x हो जाएगा। ऐसे अवकलन होता जाएगा, जिसका एक बार हो जाए उसका डबल नहीं करना है। तो ये चेन मेथड द्वारा अवकलन है। नेक्स्ट कुछ अवकलन के और फॉर्मूले हैं, वो अपन देख लेते हैं थोड़े से, देखिएगा। जैसे कुछ अवकलन के फॉर्मूले हैं हाई लेवल वाले, देखिए अगर d/dx u + v का पूछे, u + v का, तो ये हो जाएगा du/dx और dv/dx। क्या हो जाएगा, du/dx, जैसे अभी अपनों ने किया ही है प्लस वाला अवकलन, एक एक का अलग अलग किया है, du/dx + dv/dx, ये हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछ ले d/dx u.v, u × v, डॉट का मतलब यहाँ पर इंटू होता है, u × v का पूछ ले, जब गुणा दिया हो, तो यहाँ पर जो अवकलन होगा वो कैसे होगा, पहले v आगे आएगा, u का हो जाएगा, और फिर u आगे आएगा और v का हो जाएगा। तो वो अवकलन ऐसे होगा, v आगे आएगा, u का अवकलन होगा du/dx प्लस फिर u आगे आएगा और v का अवकलन हो जाएगा dv/dx। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आप ध्यान में रखना थोड़े से। यहाँ पर अपन अवकलन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन समाकलन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में समाकलन छोटा सा है, अवकलन का जस्ट उल्टा होता है समाकलन, इसका जस्ट विपरीत है। तो समाकलन पढ़ने से पहले आपको अवकलन अच्छे से आना चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको और कहीं पर भी क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि ये तो पूरी फिजिक्स में काम आने हैं समाकलन और अवकलन, तो पूरी फिजिक्स का बेस है, ये बेस बनाना है, नींव मजबूत होगी तभी कुछ होगा। तो पढ़ते जाइए अच्छे से, इनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो समाकलन का आने वाला है, उसके बाद में अपन वेक्टर पढ़ेंगे, सदिश का यूज़ भी बहुत सारी जगह आता है। तो अपन ये पहले नींव मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद में अपन अच्छे से चैप्टर्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छे लगे ये वीडियो तो हमारे ज्ञान ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको इन वीडियो की ज़रूरत हो, आपके फ्रेंड्स हो, क्लासमेट हो, कोई भी, तो उनके साथ में इनको शेयर कीजिए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समाकलन के साथ। थैंक यू।